नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत खुश होंगे और अच्छी सी तैयारी कर रहे हो। गुड लक फॉर द एग्जाम। देखिए, ये जो एग्जाम्स है ना, काफ़ी इजी लगता है बच्चों को। मैं तो भर के आ गया था फर्स्ट ईयर में, तो आराम से नंबर आ गए। सेकंड ईयर में पता चलता है, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में तो और ज़्यादा। आपको चीज़ों को समझना है, आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपको नॉलेज है। आप बीए कर रहे हैं तो आपको बीए की नॉलेज होनी चाहिए। आप पोल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको पोल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या है, अभी पता चल गया ना। आप जब देखेंगे कि आपको नॉलेज है तो आप उस हिसाब से आगे आते हैं। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी आगे आया, या खान सर का आपने देखा, पुलिस हाथ भी नहीं लगा पाई। नॉलेज थी भाई। ऐसे ही आपको नॉलेज लेनी है। आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पॉल साइंस, हिस्ट्री, ये हमारे आसपास क्या हो रहा है सब कुछ दिखाता है। क्या पहले था और क्या आ जाए, हमारे देश में क्या है, दूसरे देशों में क्या, सब दिखाता है। आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि देखो, अगर नॉलेज नहीं है तो सब बेकार है। आप कितना मर्जी लिख के नंबर ले आना, लेकिन आपसे अगर कोई आगे माइक करके दो वर्ड पूछ ले और आप ना बता पाए तो फायदा क्या। तो वो वाला हिसाब ना, वो प्लेन बीए वाला, एक आपने देखा होगा मीम चला था, या वो इंटरव्यू में पूछ लिया था, प्लेन बीए कर रहा हूँ। बीए में बहुत कुछ है। ठीक है। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बताए हुए 5 या 6 क्वेश्चन सेम आते ही आते हैं पेपर में से, 10 में से, और आपको 5 करने होते हैं। 6 या 7 आते हैं, सॉरी। 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, और 10 के 10 भी हमारे आए हैं कई बार। हिस्ट्री में तो बहुत बार आए हैं। ये पोल साइंस है, पोल साइंस में 8 क्वेश्चन तो हमारे ही आने हैं, उसमें से कोई 5 करने हैं आपको। तो आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। पढ़ने का तरीका भी मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब, और अपने जो भी ग्रुप है ना आपके कॉलेज के, उसको शेयर कर देना। जाने अनजाने किसी का भला हो जाएगा, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और हाँ, इंग्लिश मीडियम की जो डिमांड रहती है बच्चों की, तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है साइड में, आप इसे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं। यूट्यूब के साइड में होता ही है ऑप्शन। उसके साथ साथ आपको इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। एक व्हाट्सअप ग्रुप हम बना रहे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम है चाहे हिंदी मीडियम है। व्हाट्सअप ग्रुप तो आप ज्वाइन कर लो। वीडियो, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट, सेंटर चेंज, सब उसी पे आएगी हमारी इंफॉर्मेशन। और ये वाले जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स में अपनी टीम से कहूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर पीडीएफ में भेज देगी। आप बस वो लेकर सामने ये रख कर वीडियो सुन लें, आपको ईजी हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या नोट करना होता है, ये कोड। ये सेकंड में, फोर्थ में, सिक्स में किसी भी हो सकता है। तो आप कौन सा पढ़ रहे हैं, मैं आप बच्चों को याद करवाता रहा हूँ। सीवीसीएस आप पढ़ रहे हैं, है ना। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की आपकी स्टडी है ये। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। बच्चों को पता ही नहीं होता क्या मीनिंग है इनके, तो ये मीनिंग आपको पता होने चाहिए, कोई पूछ ले तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। 232201 ये आपका कोड है, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, ध्यान से। जिसका ये कोड है वो पढ़ ले, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर है। फिलहाल ये सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है मेरे ख्याल से, लेकिन ये जिस भी सेमेस्टर में हो, ये वाला कोड आप देख लें, इस हिसाब से आपको स्टडी करनी है। तो ये कोड मायने रखता है। भारतीय राजनीति, है ना। भारतीय शासन व सरकारें व राजनीति है ये, आपको इसे पढ़ना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं आप कर लो पेपर में, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। पॉइंट्स एक कॉपी ले लेना सेकंड टाइम जब अब इस वीडियो को सुनोगे। अभी एक बार सुन लो, अगर आपको समझ आती है तो आप टाइम वेस्ट मत करना, पेपर है। अगर आपको मेरी समझ नहीं आ रही है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कभी भी रिव्यू में नहीं है। आपको मैं कोशिश करूंगा आज के एग्जाम्पल्स समझाने की। आइए, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप बता दें। भारत का संविधान का विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा। संविधान में हर चीज रख दी गई है, हर चीज जो इस जनता को जरूरी थी। और कल को इसे चेंज करना है तो क्या नियम होंगे, राज कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। संविधान में पहले तो ये कठोर है या लचीला, यही समझ लो, यानी यही इसकी विशेषताएं समझनी है, ये इसमें आएगी। इजीली इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, मैं राजा बन गया मैं चेंज कर लूंगा, दूसरा बन गया, नहीं। पूरा आगे पूरा एक सिस्टम लिखा हुआ है हर चीज का। मतलब जो भी हमारे आसपास हो रहा है उस चीजों को सबको मेंशन है। तो आप समझिए, सबसे बड़ा संविधान है यह। लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर निर्धारित है। ये ध्यान रखना, जो भी आपको कुछ नियम मानने ही मानने हैं, सरकार को ही चलाना है, तो इस तरीके से आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। लिखा किसने था संविधान, पता है आपको, बताइए। हाँ। तो संविधान को अंबेडकर जी ने अंबेडकर जी को इसकी देन माना जाता है ना। टोटल अगर आप ध्यान से समझें, जो संविधान है
उसमें क्या है, लिखित संविधान है। ये क्या है हमारा, लिखित संविधान। संविधान किसमें है, लिखित रूप में। शासन व्यवस्था के सारे नियम बताए हैं, कैसे संघीय सरकार होगी, कैसे डिवाइड होगा, सब कुछ बता रखा है। विश्व का सबसे बड़ा सिद्धांत, ये इसकी खासियत है, यहाँ पे शासन, नागरिक अधिकार संस्थाएं, सभी प्रावधान इसके अंदर है। हर तरह का कानून, नियम, सब कुछ इसके अंदर मेंशन है ऑलरेडी। कोई एक जगह संघात्मक व्यवस्था है, संघीय सरकारें, केंद्र और राज्य। पता ही है आपको, पता है ना संघीय सरकार क्या होती है। यहाँ पर केंद्र भी होता है और राज्य भी होता है, दोनों मिलकर संघ कार्य करते हैं, इसलिए संघीय सरकार कहते हैं, है ना। इससे संतुलित प्रशासन होता है। संसदीय शासन प्रणाली है। कार्यपालिका संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी। कोई भी काम होगा संसद में जवाब तो देना पड़ेगा। ट्रेन टकरा गई, रेल मंत्री बताएगा। शिक्षा में पेपर लीक हुआ नीट का, ये फर्ज बनता है उनका, बताएं कैसे पेपर लीक हुआ। कह रहे हैं ना हमने जिम्मेदारी ले ली, सब ले ली, ये सब चीजें उन्हें बतानी पड़ेंगी। मौलिक अधिकार, क्या क्या नागरिक स्वतंत्रताएं, समानता, न्याय, ये सारे अधिकार हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें लिखे हुए, सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए क्या करना है। मौलिक कर्तव्य, क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज हैं। इन लोगों की भी कुछ ड्यूटीज हैं। आपको अधिकार है रोड पे जाने का, रेड लाइट को फॉलो करोगे। आपको अधिकार है कुछ भी बोलने का, अब शब्द नहीं बोलोगे, आपको स्वतंत्रता है बोलने की, लेकिन गाली नहीं दोगे किसी को, किसी और की स्वतंत्रता नहीं छीनोगे, सब लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को समान सम्मान देना है। तभी देखा ना, अब आज के टाइम में जो भी ज्यादातर नेता नए बन रहे हैं, जेन जी जनरेशन है, वो हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक पावरफुल बुक है। किसी भी धर्म की बुक से, किसी भी चीज से आपको पावरफुल अगर कहीं दिखेगी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया बड़ा स्ट्रांगली लिखा है भीमराव अंबेडकर जी ने। मतलब इस तरीके से वर्णन किया है। न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाया गया ताकि संविधान और अधिकारों की रक्षा हो सके। अब थोड़ा चेंजेस कर लिया है, थोड़ा सा डाउटफुल हो गया, अदरवाइज न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। इस तरीके से संविधान बनाया, कोई नेता उसे अपॉइंट नहीं करता था, कोई प्रधानमंत्री, कोई पार्टी, कुछ नहीं। सारे अधिकार, न्यायालय का सम्मान ही एक अलग सम्मान होता था, जो राष्ट्रपति का सम्मान होता है वैसा सम्मान मिलता है, सीजीआई वगैरह सबको। संविधान की सर्वोच्चता, देश की सभी संस्थाएं और कानून संविधान के अधीन ही काम करते हैं, ये इसकी खासियत है। संविधान इस तरीके से बनाया है कि वेलफेयर हो सके लोगों का ज्यादा से ज्यादा। कोई एक अमीर आदमी, कोई किसी भी सत्ता का बेटा, कोई भी ना दबा सके किसी अन्य व्यक्ति को। अमीर गरीब सब बराबर, इस तरीके से निर्माण किया है अंबेडकर जी ने, और इसलिए जय भीम का नारा लगता है। न्यायिक पुनरावलोकन, देखिए न्याय पुनरावलोकन होता है जिसके अंदर न्यायपालिका कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच करती है। हाँ, ये न्याय पुनरावलोकन दो तरीके से, एक और मेरी वीडियो है उसके अंदर अलग से एक्सप्लेन्ड है, अलग तरीके से। इसके दो तरीके हो सकते हैं आप जब देखेंगे। ये जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है ना। इसके अंदर एक तो जितने भी कानून बने हैं उसको न्यायिक देखता है कि सही बने या नहीं। कोई भी सरकार मिलकर कुछ भी बना देगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेजोरिटी में मान लो, तो उसको चेक करना, रद्द कर सकता है। कोई कानून बना है और वो कानून अलग से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको रद्द कर सकता है, समझ लो। लेकिन अगर मान लो सरकार है और सरकार ने जो कानून का निर्माण किया है वो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन रहा है, वो उसी टाइम रद्द कर देंगे। लेकिन एक और होता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है और उस केस में वो हार गया है, तो वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। वो कह सकता है कि भैया मैं ये हारा हूं, तो वो उच्च न्यायालय में जाएगा। उच्च न्यायालय में हारता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। यानी कि व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई है कि सारे के सारे लोगों को एंड तक न्याय मिल सके, कहीं भी अन्याय ना हो। तो ये दोनों ही इसके अंदर है। तो इसके अंदर आपका जो है न्यायालय की शक्ति है जुडिशियल रिव्यू। न्यायालय संविधान के अनुसार कानूनों की वैधता को चेक करता है। संविधान में जो प्रावधान दिया है उसी हिसाब से कानून बनना चाहिए, उसके बाहर जाकर नहीं। जैसे अभी एक सबसे ज्यादा ओबीसी को आरक्षण देने में टोटल परसेंटेज जो है 49% से ऊपर नहीं हो सकता, टोटल रिजर्वेशन मिला के। लेकिन अगर ज्यादा का वादा तुम कर रहे हो जाके नेता लोग, बाद में दोगे कैसे? रिजर्वेशन ऑलरेडी 49 है, तो अगर आप मैं 5% रिजर्वेशन बढ़ा दूंगा तो किसका घटाओगे ये तो बताओ साथ साथ। तो सुप्रीम कोर्ट इसे बढ़ाने नहीं देता है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बढ़ाना। संविधान की रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा? न्यायपालिका। कहीं भी संविधान का मतलब पंगा हो रहा हो तो सरकारें जाएंगी। जैसे मान लिया अभी एक पंजाब में चला था कि कहीं पर वो बंदा ना अपने आप कुछ कर रहा था, कैमरा लगा हुआ था और वोट को इधर उधर कर रहा था। तो कही ये तो भाई हमला है हमारे पे, हम क्या करें? क्योंकि वो आपने जो वो साइन कर देगा कि जहां का महापौर बनना है, जहां का बनना है, एमसीडी का हेड जो है वो बनना है। तो पंजाब का ये केस उसमें देख लिया कैमरे के अंदर, तो भैया सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि यहाँ गड़बड़ तो हो रही है।
उसको हटाया गया। तो ये चीजें देखते हैं कि संविधान के साथ खेल ना हो। मौलिक अधिकारों की रक्षा, यस, नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। असंवैधानिक कानून जितने हैं उन सबको, विरुद्ध के कानूनों को न्यायालय रद्द कर सकता है। कोई भी ऐसा कानून बना दे जो आम आदमी के खिलाफ हो, चाहे वो कितना भी किसी और को फायदा दे रहा हो। अब धीरे धीरे सारी बात चल रही है कि किस तरह से कुछ कानून ऐसे बने हैं जो आम आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस पर न्यायालय जो है उसको रद्द कर सकता है। कार्यपालिका, सरकार के मनमाने निर्णयों को न्यायिक समीक्षा द्वारा रोका जा सकता है। कोई भी ऐसा काम जो सरकार ने अनाउंस कर दिया लेकिन वो सही नहीं लगता सरकार का, तो न्यायालय उसमें आकर आगे बोलता है। जरूरी हो जाता है ये। विधायिका पर नियंत्रण, यस, संसद और विधानसभा में बनाए गए जो कानून, यानी जो बिल बना है, कानून बना है, उसकी जांच कहां पर होगी? यहां पर होगी। कोई कानून बना दिया और लगता है नहीं ये कानून जो है इंसान विरोधी है, नागरिक विरोधी है, तो आप जाके कहां पे अपील करेंगे? संसद में तो आप जाएंगे नहीं अपील करने। आपका प्रतिनिधि मान लो आपके अगेंस्ट है, मतलब उसे लगता है हो रहा है जो सही हो रहा है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। लोकतंत्र की रक्षा, बदल गया, आप न्यायालय में खुद जा सकते हैं। तो लोकतंत्र की रक्षा होगी, लोकतंत्र मूल्य, वैल्यूज, है ना, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो सिस्टम है उसको स्टेबल रखने का काम कौन करते हैं? न्यायालय का जो पुनरावलोकन सिस्टम है, ये जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका की स्वतंत्रता निश्चित होती है। अगर पुनरावलोकन, तो इससे पता चलता है कि न्यायपालिका किसी पॉलिटिकल से इन्फ्लुएंस ना हो, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। संतुलन और नियंत्रण, शासन के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन बनाए रखने में क्या करता है? ये हेल्प करता है न्यायालय। अगर एक प्रशासन चला रहे हैं, सरकार चल रही है, और नीचे कंट्रोल जो है वो ओवर ना हो जाए सरकार का, उसे कौन बचाएगा आपको? न्यायालय। कानून के शासन को बढ़ावा, सभी व्यक्ति और संस्थाओं पर क्या कानून चलेगा? बराबर। अगर चोरी कर रहा है एक नेता का बेटा तो भी वही सजा है, एक गरीब कर रहा है तो भी वही सजा है, कोई नशे बेच रहा है, नशा कर रहा है, तो एक्टर के बेटे को भी वही सजा मिलनी है, और अगर कोई ऐसे कर रहा है जो आम आदमी कर रहा है उसको भी सजा वही मिलनी है। यानी सब बराबर, व्यक्ति और संस्थाओं को कानून के अधीन आप रहेंगे। आप किसी भी तरह से कानून से ऊपर नहीं हो सकते। भारत की खासियत रही है हमेशा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आज के समय में। देखो, चीजों को आपने समझना है जो आपके आसपास आज चल रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा तेज बोलूं, जल्दी बोलूं, ताकि आपको समझ आए और कल पेपर के लिए आपको लगे ये वीडियो सुनने के बाद कि हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है इस सब्जेक्ट की। मेरी कोशिश यही रहती है। आपने बस एक मेहनत करनी है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। ये आप गुरु दक्षिणा मानो या कुछ भी मानो, आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करके आगे बढ़ना है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, यानी जहां पर बहुत सारे धर्म मानते हैं। पंथ निरपेक्षता, पंथ कोई भी रास्ता, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार और धार्मिक सुरक्षा निश्चित करती है। तो अगर आप पंथ निरपेक्षता को समझे, दूसरे के, अपने को सर्वोच्च मान रहे हो आप अपने लिए, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाना, ये कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता नहीं होगी। इसलिए दूसरों को भी सम्मान देना, किसी एक धर्म के प्रति बहुत ज्यादा मतलब वो ना होना, क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्षता। तो भारतीय राजनीति में अगर बात करें तो भारत का संविधान क्लियर कहता है सभी धर्मों को सम्मान और संरक्षण प्रदान किया जाएगा, इक्वल। धार्मिक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार है। प्रचार कर सकते हो, जबरदस्ती किसी पे नहीं थोप सकते हो। आप ये नहीं कह सकते नहीं तू कन्वर्ट हो, है ना। आप प्रचार करो। राम जी के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो हर बेटे में होनी चाहिए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। राम जी के जो गुण थे वो सब में होने चाहिए। अब वो धर्म में आप बदल के कहो नहीं तुझे तो जबरदस्ती जय श्री राम बोलना पड़ेगा, ये गलत। आप राम के गुण सब में होने चाहिए। राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सब में आ जाए तो समझ लो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। राष्ट्रीय एकता, यस, सभी धार्मिक सुविधाओं के बीच सद्भाव और एकता को बढ़ावा मिलता है। मैं खुद कहता हूं धर्म और देशभक्ति में से कुछ चुनना पड़े तो देशभक्ति आ गया। हमारा एक चैनल है सच्ची देशभक्ति, आप देखना यूट्यूब पर। 83,000 प्लस उसके अंदर सब्सक्राइबर्स हैं। अभी हम उस पर एक्टिव नहीं है, लेकिन पहले वो धार्मिक चैनल ही था, धर्म के बारे में ही बता रखा है। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि धर्म से ऊपर तो देश धर्म होना चाहिए भाई, धर्म के चक्कर से देश पीछे नहीं होना चाहिए। तो वो चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना एक बारी। धीरे धीरे हम उस पर कंटेंट लाने वाले हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार उपलब्ध होते हैं, ये खासियत है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन करता है? देखो, हम बोल रहे हैं भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता में जरूरी है कि इनके सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिले। सामाजिक सद्भाव, धार्मिक संघर्षों को कम करने में सहायता मिलती है। अगर सामाजिक सद्भाव रहेगा, आपसी भाईचारा रहेगा, तो धर्म इसमें एक बड़ी भूमिका निकाल सकता है। और धर्म को अगर राजनीति वाले साथ लेकर चलते हैं सभी धर्मों को, तो वहां पर एक बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट होता है और देश आगे बढ़ता है। अगर आप इसी सब में उलझे रहेंगे तो क्या ही आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो। राज्य की निष्पक्षता, सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी, समझ रहे हो। ये आप धर्म के आधार पर तो कभी भी, जो भी सरकारें,
धर्म के नाम पर करती हैं वो सरकारें नहीं है, मतलब समझ लो वो तो भगवान को मानते नहीं। भगवान श्री राम ने तो धोबी की बात को सीरियसली लिया, ये नहीं कहा वो तो एक धोबी है छुप के बात कर रहा था, बाकी सब तो रो रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, अगर एक भी ऑब्जेक्शन है तो मैं उसे लूंगा, चाहे वो कोई भी धर्म से हो। मतलब कोई छोटी बात नहीं है एक राजा का ऐसे सुनना और इस तरह से उसको अप्लाई करना। कोई ऐसा नहीं होता, जो कार्य कर रहा है वो अपने कार्य में परफेक्ट है। बस आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको टॉप पर पहुंचना है। मैं आपको बता दूं अच्छे कामों में, जैसे कि जूते बनाना है, कितना छोटा काम लगता है, मोची है यार ये तो, लेकिन वही ब्रांड बन जाती है नाइक। समझ रहे हो ना किस तरह से ब्रांड के रूप में आ जाए जॉर्डन। मतलब इस तरह के शूज भी हैं जो गए, तो है वो मोची का ही काम, लेकिन क्या बुरा है, बढ़िया काम है। टेलर है, टेलर 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 फैशन डिजाइनर, सिल तो रहा है। तो प्रोफेशन हर बढ़िया होता है। अगर यहां पर किसी भी तरह से धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना है, यही जरूरी है, यही राम जी ने सिखाया है। तो कोई भी सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेनी चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के मूल सिद्धांत माने जाएंगे धर्मनिरपेक्षता में। साथ में समान नागरिकता, धर्म के आधार पर भेदभाव अस्वीकार है, कोई भी नागरिकता स्पेशल नहीं की जा सकती। हम ज्यादा हैं, हम ज्यादा धर्म वाले मानते हैं, हमारे धार्मिक लोग ज्यादा हैं तो हमारी स्टेट में ये अलग से करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। राजनीतिक स्थिरता, विविधता के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा मिलता है। अगर अलग अलग तरह के, अलग अलग समुदाय के लोग मिलकर रहेंगे तो राजनीति अधिक स्थिर रहेगी। जिन भी जगह में, जिन भी राज्यों में, मान लो केरल में मान लो आप, है ना, कभी आपने जल्दी नहीं सुना होगा दंगे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। कोई भी बात आती है सामने आती है, उस पर आर्ग्यूमेंट होती है, वो लोग जवाब देते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो इस तरीके से जब धर्म होता है तो साथ में दंगे वगैरह सारी चीजें जुड़ जाती है। तो कट्टरता कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई भी धर्म हो, कट्टर होना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको सहिष्णु रहना है और धर्मों की भी इज्जत करनी है, यही हमारा जो, अगर पूरी दुनिया को कहते हैं, पूरी दुनिया को अगर एक जगह देखना है तो भारत आ जाओ। यहाँ पर आपको गुरुद्वारे भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको मंदिर भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको चर्च में जो क्रिसमस सेलिब्रेशन भी मिलेगा, यहाँ मस्जिदों में अजान भी मिलेगी, बौद्ध धर्म भी मिलेगा, जैन धर्म भी मिलेगा। मतलब सब चीजें आपको यहाँ पर एक ही जगह, पूरी दुनिया की एक जगह देखने को मिल जाएगी। जब क्रिसमस पे सस्ता है तो क्या यूरोप में सस्ता होगा, जो कुछ एरियाज में जो क्रिसमस बनता है, सीपी का जो आपका चर्च है, लगता है कि कुछ फेस्टिवल है। ईद का, रमजान का माहौल चांदनी चौक साइड कितना अच्छा हुआ करता है। तो इन चीजों से अगर देखें, एक छोटा भारत, छोटा 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 विश्व अगर देखना है तो भारत आ जाओ, यही उसकी खासियत है। आगे चलते हैं। भारतीय दलीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? जो दलीय व्यवस्था है कैसी है भारत की, जो है बहुदलीय, बहुत सारे दल है ना। दल समझते हो ना, पार्टी, इंडियन पार्टी सिस्टम। कैसी पार्टी है? यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारे पार्टीज हैं। साइकिल भी देख लिया आपने, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस देख लिया, हाथ आपने देख लिया, कमल का फूल देख लिया, बीजेपी, झाड़ू देख लिया, आम आदमी पार्टी, ऐसे ही टीएमसी, ममता बनर्जी वाली पार्टी, ऐसे ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बहुत सारी पार्टी, बहुदलीय व्यवस्था है। तो राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण है, ये जनता और सरकार के बीच एक सेतु का, जो आपको काम करवाने हैं वो इन्हीं के थ्रू कराओगे आप, आपके एरिया के, आप अपने एमएलए को बोलोगे, एमपी को बोलोगे, काम होगा। बहुदलीय व्यवस्था, भारत में अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं, बहुत सारे, है ना। राष्ट्रीय दल मैंने आपको बताया, ऐसे क्षेत्रीय छोटे छोटे दल होते हैं, है ना, तो जो अपने एरिया में वर्क करते हैं। राष्ट्रीय दलों की उपस्थिति, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले दल को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय दल कहते हैं, जो राजनीतिक प्रभाव रखते हैं बड़ा। तो एक होता है कि इतनी सीटें होंगी तभी आप राष्ट्रीय दल बनेंगे, पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं। क्षेत्रीय दल छोटे छोटे दल होते हैं। अगर बहुदलीय की बात कर रहे हैं तो सब दलों की बात करेंगे हम। यहाँ पर क्षेत्रीय हितों और स्थानीय मुद्दों को चुनाते हैं। ज़्यादातर समाजवादी पार्टी कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से लड़ते हैं, पूरे भारत में है, लेकिन वैसे ही यूपी से। ऐसी कोई और छोटी सी पार्टी होगी जो पहले छोटी जगह, जैसे आम आदमी पार्टी पहले छोटी सी जगह से लड़ी, सीटें बहुत आई तो वो बड़ी जगह हुई, रजिस्टर्ड हुई। तो क्षेत्रीय दलों का हितों का बहुत महत्व होता है। लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा, विभिन्न दल चुनाव में कंपटीशन कर जनता का समर्थन देते हैं। एक ने कहा मैं औरतों को 1,000 रुपये महीना दूंगा, दूसरे ने 1,500 दूंगा, एक ने कहा मैं 10,000 अभी डाल रहा हूँ। फायदा किसका हो रहा है? पब्लिक का, महिलाओं का। इसके अलावा कहीं ना कहीं गठबंधन की, कई बार कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, अच्छी बात भी है और बुरी भी है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, आगे आएगा भी इसमें। विचारात्मक विविधता, अलग अलग विचार होते हैं, जितने ज्यादा लोग सत्ता में होंगे सबकी बात सुनी जाएगी, किसी एक की बात नहीं सुनी जाएगी। जनमत का निर्माण होता है, राष्ट्रीय दल जनता को जागरूक और संगठित करते हैं। किसी आपके लिए रोड बन रही है, आपको कि वाह क्या सुंदर रोड बन रही है, मजा आ गया,
इतने दूसरा बंदा, भैया ये रोड जो है वो कंपनी बना रही है जिसकी रोड हर 4 6 8 महीने में टूट जाती है, ये ब्लैक लिस्ट कंपनी से इसने बनवा लिया, घोटाला हुआ। आप एकदम शॉक्ड है, तो क्या करोगे उसका? तो जान का रिस्क हो गया। अगर एक फ्लाईओवर बना है और वो फ्लाईओवर 3 जगह बना था जी, 2 इसके टूट गए हैं, चौथा आपके यहाँ बना रहा है। सोच के देखो, ये कौन बनाते हैं? राजनीतिक दल आपको जागरूक करते हैं क्या चल रहा है आपके आसपास, जो दिख रहा है वो है भी या नहीं। विपक्ष की भूमिका बताया मैंने, समीक्षा और आलोचना। जो भी सरकार की नीतियां काम कर रही हैं उनकी समीक्षा करते हैं और आलोचना करते हैं, और लोगों को इसके लिए जागरूक करते हैं। दबाव समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। दबाव समूह विभिन्न से दबाव समूह को अलग से भी समझ लो। छोटे छोटे ना समूह होते हैं, उनकी बहुत वैल्यू होती है। जैसे कि ऑटो चालक है, ऑटो समझते हो ना, 3 व्हीलर चलता है, 3 है ना, तो ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनका अपना एक संगठन होता है, ये दबाव समूह। केजरीवाल को जिताने में बहुत मदद की थी। ऐसी अलग अलग यूनियंस होती हैं, वो लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक प्रतिनिधित्व विभिन्न जातियां, वर्गों और समुदायों को मिल जाता है। अगर आपके एरिया से, हमारे एक एरिया से कोई भी अपने पेन का निशान ले लिया, पेन पेन को बना दिया वोटिंग का सिंबल, अब पेन से आप लड़ रहे हैं, अब पेन से आप जीत गए, अब आपकी तो कोई पार्टी है नहीं, लेकिन आपको अब मौका मिल गया, आप संसद में जाके या फिर विधानसभा में जाकर आप बोल सकते हैं, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अपने एरिया की, अकेले होते हुए भी। ये सामाजिक प्रतिनिधि मिलता है सभी वर्गों को, जातियों को, इन सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्य की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिप्पणी में भी आता है और नॉर्मल भी आता है। भारतीय राज्य, पहला क्वेश्चन भी हो जाता है कई बार ये। भारतीय राज्य की बदलती प्रवृत्ति का वर्णन। आज के समय में भारत की जो राज्य हैं, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इस तरह से मान लो, पूरी दुनिया का मानो तो भारत अपने आप में एक राज्य है वैश्विक स्तर पर। तो इनके क्या परिवर्तन हो रहे हैं? तो भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के राज्य कौन से होंगे? भारत के राज्य हैं ये छोटे छोटे जो बने हुए, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, है ना, यूपी हो गया। दिल्ली जो है वो राज्य नहीं है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाता है, ये मैं बताऊंगा क्या है, थोड़ा सा अलग है ये कंसेप्ट, लेकिन राज्य ही मान लो कि ये राज्य है। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार की चलती है ना। और आपका ये हो गया जो मतलब आसपास के जितने, हरियाणा भी आपको मैंने बता दिया है ना। इस तरीके से ये चेन्नई हो गया, असम हो गया, ये सब राज्य बने हुए हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे राज्य हैं जितने, उन सब में क्या बदल रही हैं प्रवृत्तियां स्वतंत्रता के बाद? महत्वपूर्ण परिवर्तन है। पहला, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक से प्रभावित किया। हर राज्य आगे बढ़ना चाहता है। सामाजिक, उसकी वो चाहता है भी मेरे जो समाज है चले। राजनीतिक रोड से कैसे बदला देखो, जैसे तमिलनाडु के अंदर बीजे जीत गया। कल्याणकारी राज्य का विकास, सबसे ज्यादा जनता क्या मांगती है? अलग अलग योजनाएं चालू करो, उस राज्य में रहेगी जनता। कितनी बड़ी मैन पावर है जो दिल्ली को खड़ा करती है, आ, अपना मुंबई को खड़ा करती है। बिल्डिंगें कौन बना रही है? लेबर। लेबर कहां पर आ रही है? बिहार में। बिहार आगे नहीं बढ़ा, बिहार में ईंटें नहीं थी, बिहार के मिस्त्री वहां नहीं बनाना चाह रहे थे अपनी फैमिली, क्या दिक्कत थी? वहां पर योजनाएं ही नहीं आई जिससे आगे बढ़े। उदारीकरण का प्रभाव पड़ा, ये बात ध्यान रखना। उदारीकरण बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उदारीकरण। उदारीकरण के बाद आर्थिक क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? निजी भागीदारी और बाजार की भूमिका बढ़ जाती है। उदारीकरण होता है जब लाइसेंस सिस्टम आया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, आप लिख सकते हो निजी को बढ़ावा दिया गया जब। इससे पूरे के पूरे राज्यों की भागीदारी बढ़ गई। जब निजीकरण आता है तो वो जाते हैं कहां से कौन सी फसल अच्छी मिल रही है, कहां पर कौन सा उत्पादन कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर के हिसाब से बहुत कुछ चीजें देखते हैं वो लोग, है ना। वैश्वीकरण की प्रवृत्ति, पूरी दुनिया क्यों बदला? अब देखो, हर एक राज्य क्या होना चाहता है? वैश्विक होना चाहता है, दुनिया से संबंध रखना चाहता है। जाते हैं ना, हर हर राज्य के नेता जाते हैं, या हर राज्य के टीचर्स को आजकल भेजा जाता है कि विदेशों में जाकर एजुकेशन सिस्टम क्या है, राजनीतिक सिस्टम क्या है। एविएशन मिनिस्टर जाता है तो हर राज्य के एयरपोर्ट के लिए सोच के वहाँ की भौगोलिक जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखता है उसके जैसा देश और कौन सा है जो डेवलप हुआ है, वहां जाके हम देखें। तो हर राज्य चाहता है कि हमारे यहाँ सब कुछ हो। विकेंद्रीकरण बताया था अभी। केंद्रीयकरण क्या होता है? एक के हाथ में, और विकेंद्रीकरण होता है सबके हाथ में शक्ति। तो ये चाहते हैं स्थायी निकायों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। राज्य चाहता है कि आपके यहाँ पर कार्य हो तो उसको अधिकार भी देने पड़ेंगे। लोकतांत्रिक विस्तार, राजनीतिक सहभागिता और प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। सामाजिक न्याय पर बल दिया है। पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु विशेष नीतियां बनाई गई हैं जिससे सामाजिक न्याय हर राज्य बनाता है। हर राज्य की अपनी एक विशेषता है, कैसे बनाना है, कैसे करना है। तकनीकी प्रशासन, शासन में डिजिटल तकनीकों का प्रयोग किया गया है। आज के टाइम में क्या पर बदल रही है प्रवृत्ति, हम बदल रहे हैं उसका कैसे, जो राज्य जो है वो बढ़ रहे हैं, टेक्निकली हो रहे हैं। सब ने अपनी अपनी एक वेबसाइट बना रखी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहां पर कांटेक्ट करें।
आप ऑनलाइन ये कर सकते हैं, ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर हो जाती है, ऑनलाइन आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है। ये सब अलग अलग राज्यों ने किया हुआ है। पर्यावरण की चिंताएं हैं भैया, विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है, बचाना जरूरी है। नागरिक भागीदारी, नीति निर्माण में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तरदायी शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही बहुत जरूरी हो गई है। तो जो राज्य जवाबदेही रखते हैं उन राज्यों को अच्छा बनाते हैं, उनका विकास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था। देखो भारत जो है नियोजित, नियोजित मतलब होता है प्लानिंग करके। यस, जब भारत आजाद हुआ था ना, तो पहले ही उन्होंने डिसाइड किया 1950 में जब संविधान बना और एक सरकार आई 1951 में फर्स्ट जो आई इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम जो करेंगे प्लानिंग के साथ करेंगे, नहीं देश जो चल रहा है चलने दो। जैसे आसपास हमारे जो देश थे है ना, उन्होंने कोई प्लानिंग ही नहीं की, जो चल रहा है धर्म के नाम पर चलने दिया। जैसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत बहुत आसान है नेहरू को गाली देना, लेकिन असलियत नेहरू ने इस देश को बनाया है, मानो चाहे ना मानो। नेहरू जी ना होते, आप जब नींव ही नहीं होगी तो क्या कर लोगे। उन्होंने क्या किया, हम भाई दो तरह से चलेंगे, नियोजित मतलब योजना बनाकर चलेंगे। योजनाएं कितनी तरह की होंगी, दो तरह की होंगी। एक होगी भाई साहब शॉर्ट टर्म, 1-2 साल में जो काम हो सकते हैं। एक होगी लॉन्ग टर्म, जो 5-10-15 साल में होते हैं, उनके फेज वाइज करेंगे हम। जैसे बांध बनाना है, मान लो डैम बनाना है, तो डैम 1 साल में तो बन ही नहीं सकता। नदी के ऊपर से डैम जाना आसान काम नहीं था उस टाइम, तो वैसी टेक्नोलॉजी इतनी कितनी रही होगी, समझ रहे हो ना, लेबर नहीं वर्क करना। तो उसके लिए 5 ईयर कर दिया। बिजली तभी बनेगी, डैम बनेंगे, तरीके से पानी गिरेगा, उसके लिए इन्वेंशन होंगी। इसरो बनाया उसके लिए। लेकिन कुछ छोटे काम होते हैं, जैसे सड़कें बनानी है, सीवर्स बनाने हैं, तो टारगेट ले लिया कि इतनी कॉलोनियों में तो ये चीज़ें हो जाएंगी 1 साल के अंदर। दो शॉर्ट टर्म यानी प्लानिंग, सब कुछ प्लानिंग से होगा, तो इसे कहते हैं नियोजित व्यवस्था। यानी स्वतंत्र भारत ने आर्थिक व्यवस्था के लिए नियोजन को अपनाया, यानी योजना को प्लानिंग के साथ काम किए। योजनाओं के माध्यम से संसाधन रिसोर्सेज का उचित उपयोग सुनिश्चित किया गया। योजना के आधार पर विकास किया गया। आर्थिक प्रगति के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाए गए, जितने भी कार्यक्रम किए गए। अब लॉन्ग टर्म मैंने आपको भी बताया ना, लॉन्ग टर्म कितनी थी, विकास के योजनाओं का निर्माण किया, पंचवर्षीय योजना। ये लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन कहते हैं हिंदी में इसे, है ना, लॉन्ग टर्म को दीर्घकालीन। इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं में कि सरकार ने 2 तरह की योजनाओं को चुना, जिसमें पंचवर्षीय मुख्य थी, जिसके अंदर दीर्घकालीन योजनाएं बनाई गई। जब बड़े कार्यों के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि वह पंचवर्षीय योजनाओं को बनाएगी, जिसके अंदर हर एक का जो टारगेट है, टारगेट मतलब हो गया आपका अचीव करना है जो उन्होंने, ठीक है ना, वो आपको 5 साल में करना होगा, ठीक है ना। जो भी लक्ष्य, टारगेट मतलब होता है लक्ष्य, है ना, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष चाहिए। संसाधनों का उपयोग, उपलब्ध संसाधनों का संतुलित और प्रभावी उपयोग किया गया। योजना भी ऐसी बनाई कि कहाँ से हमें क्या मिल सकता है, और जैसे जिस क्षेत्र में जो इसकी मतलब स्किल है, जिसकी कुशलता है, जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज जिस चीज़ के अवेलेबल हैं, उसको यूज़ करके देश को खड़ा किया जाए। आर्थिक विकास भारत के अंदर जितना भी है, उत्पादन और आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। गरीबी हटाना, सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारे लिए क्या था, गरीबी। आज भी है गरीबी, डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। औद्योगिक विकास, उद्योगों की स्थापना करनी है, विस्तार करना है हमें, ये डिसाइडेड था। कृषि और कृषि विकास, किसानों का विकास, उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों का विकास किया गया, आगे बढ़ाना है। सामाजिक न्याय, यस, कमजोर वर्गों के विकास पर विशेष बल दिया गया। मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी, सार्वजनिक भी और निजी दोनों को साथ ले जाएंगे, लेकिन शुरू में सार्वजनिक को ज्यादा महत्व, आप लिख सकते हैं शुरू में सार्वजनिक को ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि निजी क्षेत्रों में जाने के लिए ना ज्यादा साधन उपलब्ध थे, ना पैसा उपलब्ध था, इसीलिए मिश्रित अवस्था। 10वां, संतुलित क्षेत्रीय विकास, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए गए। यह है सबसे ज्यादा जरूरी समझने का। देखिए जहां पर आपका, जैसे मैंने बताया, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर बहुत गरीबी है, वहां पर क्या हो सकता है, श्रम प्रधान। तो श्रम प्रधान जितना कार्य हो सकता है हमने क्या किया, गांव की तरफ भेज दिया। बनाओ इसको, ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। बेस्ट होती है ये। राजनीति के चक्कर से कुछ योजनाएं जैसे थी ना महात्मा गांधी मनरेगा, उसको बेकार करने की कोशिश की गई है। मनरेगा के अंदर जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता उसे भी 2 टाइम खाना मिलेगा अगर वो काम करता है। और उस काम कैसा होगा कि सड़कें तो बनानी है आज नहीं तो कल, तो गांव में उसे खुदाई का काम दे दिया, भाई तेरे को कुछ नहीं आता, तालाब बना दिया, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लेंगे ताकि लोग, और इसने कह दिया मजदूरी पे लगा दिया। अरे क्या करें जब वो पढ़े लिखे नहीं है। और आज जब बेरोजगारी की बात होती है तो कहते हैं जब पढ़ा लिखा नहीं है तो रोजगार क्यों मांग रहा है। तो एक सरकार ने मनरेगा लाकर उनको भी काम दिया जिनको कुछ नहीं आता था, और दूसरी सरकार कह रही है कि आप रोजगार मांग ही नहीं सकते हो जी, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो। अब पुराना बंदा नहीं पढ़ा लिखा क्या कर लेगा, बहुत सिचुएशंस होती हैं।
ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास ट्यूशन पढ़ने या किसी चीज के लिए, जिनके घर में खाने के पैसे नहीं है, लेकिन उसे पढ़ने का शौक है। अब उसकी पढ़ाई छूट जाए अगर हम ना मिले, या कोई भी, हम भी कितने को करा लेंगे, कुछ लोगों को छूट जाती है। अब वो बड़े हो गए, बड़े हुए तो वो काम करना चाहते हैं, नहीं है तो उन्हें स्किल सिखाओ। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। पर नहीं, गुस्सा आता है भाई। गठबंधन सरकार है, बताया था मैंने, कई दल मिलके, इंपॉर्टेंट है। गठबंधन से जब एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो कई दल मिलके गठबंधन सरकार बना लेते हैं, राज करने के लिए सरकार बनाते हैं। इसमें छोटे छोटे क्षेत्रीय दल, बड़े दल, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय स्तर पे बन रही है तो राष्ट्रीय दल, छोटे स्तर पे बन रही है तो क्षेत्रीय दल, सब मिलकर क्या करते हैं? सरकार को बना लेते हैं। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब हम इसे पढ़ेंगे क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुदलीय सहयोग होता है, विभिन्न दल मिलकर सरकार को चलाते हैं। साझा कार्यक्रम, सरकार मुख्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करती है। अच्छे से फायदा क्या हो रहा है? कई जने कहते हैं कि यार ये तो गलत हो गया कि पहले तो लड़े थे एक दूसरे के खिलाफ, अब उसी में जाके मिल रहे हैं। देखो, नेताओं का मिलना गलत है अगर आप किसी का लगे, लेकिन अगर आपकी पार्टी के विचार मिलते हैं, चार पार्टी है, मेरी पार्टी है लड़ी, एक पार्टी आपकी है वो लड़ी, एक पार्टी इसकी लड़ी। अब मेरी पार्टी के ज्यादातर, मैंने 20 कार्यक्रम बताया, 20 में से 18 साथ वाले के मैच करते हैं, 2 मेरे से मैच नहीं करते। तो मेरे से बात करेगा भाई, 2 में से एक आप करो मेरा काम, आपके वाले मेरे को जो कुछ मैच नहीं करते हो वो मैं देखूंगा, एक आधा। तो दोनों बैठ के कंप्रो करते हैं। लेकिन एट द एंड अगर मैंने 20 प्रोग्राम दिए थे, 20 योजनाएं दी थी, 20 प्रोमिस किए थे, तो उसका कारण क्या रहा? भले की बात की होगी मैंने, क्योंकि मैं जब आप पब्लिक में जाके वोट मांग रहा हूं तो अच्छा ही बोलूंगा। तो ऐसी उसने भी जो 20 वादे किए होंगे जिस वजह से वो जीत के आया है, तो वो भी अच्छे रहे होंगे। तो दोनों में जो मैच करते हैं ये सरकार बना लेते हैं, तो गठबंधन की सरकार बनती है, जिससे मेरी भी चल गई और उसकी भी चल गई। कुछ तो कॉमन होंगे, बेरोजगारी हटाने के बाद मैं भी करूंगा, वो भी करेगा, है ना। गरीबी हटाने के बाद मैं भी करूंगा, उसने भी किया होगा। आप लोगों को फ्री में पैसे बांटूंगा, हो सकता है मैंने किया हो उसने ना किया हो। तो मैं बोलता हूँ भाई, तेरे भी जो बंदे से मिलना तो पूरे राज्य को ही है या पूरे देश को ही है। तो दोनों कंप्रो करके एक स्टेज पे होते हैं। लेकिन हाँ, अब कोई मेरे 20 के 20 कार्यक्रमों के खिलाफ है, 20 के 20 कार्यक्रम उसके मेरे से मैच नहीं करते, फिर भी आके मिले, तो एक ही रास्ता है, वो पार्टी तो पूरी पार्टी तो आएगी नहीं मेरे पास, तो वो गद्दारी करके ही आ सकता है मेरे पास। अब आप समझ जाओ। सहमति आधारित निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय आपसी सहमत में किए जाते हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ जाती है, ये भी बढ़िया है। अगर राज ऐसा चल रहा है जिसके अंदर क्षेत्रीय दल भूमिका निभा सकते हैं, प्रतिनिधित्व में भी विभिन्न समूहों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाता है। यस, मौका मिलता है भाई क्षेत्रीय दलों का। समन्वय मतलब तालमेल, दलों के बीच निरंतर संवाद होता है, जरूरी है, तालमेल बहुत जरूरी है। राजनीतिक संतुलन बनता है ना, क्योंकि देखिए, हो सकता है मैंने कोई फैसला लिया और एक जाति के लोग उससे नाराज हो जाए, एक वर्ग के लोग नाराज हो जाएं, या एक धर्म के लोग नाराज हो, तो दूसरा बंदा उस धर्म से जीत गया, वो समझाएगा भैया आपका भी भलाई है इसके अंदर, जो भी हो रहा है, मतलब उन्हें समझाना आसान है, मेरी तो कोई सुनेगा नहीं। तो ये बैलेंस हो जाता है पूरा के पूरा। लचीली व्यवस्था होती है, नीतियों में परिवर्तन है, तो कोई बात मुझे लगती है नहीं नहीं ये सही नहीं है, वो बंदा आके मुझे बोल, मेरी सरकार है और मुझे बोल रहा है सर ये हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे आगे, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ। तो ये लचीलापन आता है, ये भी फायदा है। पर एक प्रॉब्लम है कि अस्थिरता की संभावना बनी रहती है। सहयोग समाप्त होने पर सरकार संकट में बढ़ जाती है, लड़ाई हो गई। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने तो ये वादा किया हुआ है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये वादा तो बड़ा रिस्की हो जाएगा हमारे लिए, तो क्या होगा? सरकारें एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मतलब सरकार गिर जाएगी। लोकतांत्रिक सहभागिता, हाँ, अधिक दलों की भागीदारी से लोकतंत्र की भावना, देखो कोई भी गलत काम नहीं हो पाएगा। गठबंधन की सरकारें अच्छी होती हैं, अकेली सरकार थोड़ा सा रिस्की रहती है। जो क्या बोलूँ, आज के टाइम में तो ज़्यादा रिस्की हो गई है, उठे और एकदम जीएसटी के कर देना, उठे और एकदम नोटबंदी कर देना, उठे और एकदम से कोई भी रूल अप्लाई कर देना, तो वो चीज़ें एक, क्योंकि वो अगर छोटी सरकार, छोटे तो है नहीं कोई जो बोलेगा समुदाय, तो इस तरीके से चलता है। भारतीय राजनीति में जातिवाद, जातिवाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जातिवाद। भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, इसका प्रभाव राजनीति और चुनावों में दिखाई देता है। मतदान के व्यवहार पर प्रभाव डलता है। जातियां जो होती हैं राजनीतिक समर्थन देते हैं। राजनीतिक लामबंदी, जाति समूह राजनीतिक संगठन और समर्थन को जुटाने में होते हैं। प्रतिनिधित्व का माध्यम, यस, देखिए अगर जाति होंगी तो जातियों में क्या होगा कि लोग जो है ना, मतलब एक जाति के प्रति वोट डल जाते हैं। अब एक जाति क्या चाहेगी, हमारी जाति के बारे में सोचो, तो ये एक प्रॉब्लम भी है और एक सही भी है, क्योंकि उस जाति को तो रिजर्वेशन चाहिए, संरक्षण चाहिए, आगे बढ़ना है, तो ये फायदा भी है। तो समूह में आते हैं राजनीतिक संगठन, है ना, जाति के नाम पर होते हैं। यादव जाति का नाम लेकर कहते हैं कि हमें वोट दो, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है। ब्राह्मण का नाम लेके योगी जी वोट ले लेते हैं, है ना। और इस तरीके से चुनावी रणनीति,
राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार को चुनते हैं। ये होता है, जिस एरिया में जिस जाति के लोग ज्यादा है मैं वहीं कर लूंगा, मुझे पता है कम से कम जाति के नाम पर वोट तो आएंगे, जो कि सही नहीं है मेरे हिसाब से, पर है ये रूल। सामाजिक न्याय, पिछड़ी जाति के अधिकारियों की मांग को बल मिलता है, ये फायदा है। आप कुछ सोचो ना, पिछड़ी जाति किसके आगे जाके गए? एक बंदा है, स्वर्ण है, स्वर्ण मतलब स्वर्ण उनको आता है जो ऊंची जाति होते, वो स्वर्ण नहीं होंगे तो स्वर्ण तो बंदा कर्मों से होता है। कर्म खराब है, स्वर्ण जाति में पैदा हुआ है, क्या ही कर लेगा, समझ रहे हो ना। रावण भी ब्राह्मण ही था, विद्वान था। आप सोचो, आरक्षण नीति का प्रभाव, राजनीतिक विमर्श के आरक्षण का सबसे ज्यादा नीति बनती है, इस पर रिजर्व होता है। अगर जाति के लोग आएंगे वो कहेंगे भी हमारी जाति को रिजर्वेशन दो, तो वही तो मांग करेंगे, वरना जनरल वाला क्यों मांगने लगेगा। नेतृत्व का उदय होता है, नेता लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। दबाव समूहों की मुख्य भूमिका बढ़ जाती है, कि जातीय जो होते हैं वो सरकार पर दबाव बनाए, मैं बताया ना, गुट बन जाता है तो वो दबाव समूह का काम करने लगता है, मुझे सुननी ही पड़ेगी, आज नहीं सुनूंगा तो 4 साल बाद 5 साल बाद मुझे वोट नहीं मिलेंगे। राजनीतिक जागरूकता आती है, समूहों में जाति में लोग खड़े होंगे, जैसे एक जाति का एक बंदा खड़ा है, वो जाता है गली गली, बताता है ना कि क्या चल रहा है राजनीति में, कैसे मैं चुना जाऊंगा, कैसे मैं तुम्हारी बात प्रधानमंत्री के आगे रखूंगा, कैसे क्यों हमारी बात प्रधानमंत्री को सुननी पड़ेगी, ये सब में कोई जागरूकता आनी पड़ेगी, अवेयरनेस लानी पड़ेगी। लोकतंत्र पर प्रभाव, यह जातिवाद सकारात्मक प्रतिनिधित्व और नकारात्मक दोनों से उत्पन्न कर सकते हैं, यानी फायदा भी है लोकतंत्र को और नुकसान भी। एक बंदे को सिर्फ जाति के आधार पर वोट दे दो, चाहे वो कितना भी क्रिमिनल हो, भाई जाति हमारे साथ है तो ये नुकसान है। लेकिन एक जाति मिलकर खड़ी हो जाए अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, तो क्या बुराई, तो वो भला है। तो यानी हर एक चीज के अच्छे प्रभाव भी हैं और बुरे प्रभाव भी हैं, रियल लाइफ में भी आपको काम आएगा। कभी डिबेट हो जाती है कि जातिवाद से फायदे क्या हो सकता है, तो जातिवाद से फायदा तो ज्यादा नहीं होता, एक ग्रुप को होता है, लेकिन हाँ जो फायदा है वो 2-4 फायदे आप गिनवा सकते हो। भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों का वर्णन कर लेते हैं, आइए, है ना, वीडियो लंबी है लेकिन आपको समझनी है। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन ने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया है। तो समझ लीजिए, जितने भी एनवायरमेंट रेवोल्यूशंस हुए हैं उन सब ने साधनों की रक्षा की है और लगातार विकास, सतत विकास, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है। यही जरूरी है। जैसे चिपको आंदोलन, पेड़ों की कटाई के लिए लोगों ने वृक्षों से चिपक गए थे, है ना, तो ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन था जो पूरे देश में फिर फैला। नर्मदा बचाओ आंदोलन, विस्थापन हुआ, जो लोग, जब वो डैम बना नर्मदा पर, तो उन्होंने बोला भैया यहाँ से हम कहाँ जाकर रहे हैं, हम तो यहीं पैदा हुए, हमारी पीढ़ियां पैदा हुई, अब क्या करें, वो आंदोलन चला। साइलेंट वैली आंदोलन, ये अलग अलग आंदोलन है। जैव विविधता को रखने के लिए केरल में आंदोलन चला था कि भैया यहाँ वैली में चलो, अभी शायद अंडमान निकोबार की तरफ शुरू हो जाए, जो काटने की पेड़ों की तैयारी शुरू हो रही है। वन संरक्षण, जंगलों की रक्षा और पुनर्नवीकरण पर बल दिया गया। जल का संरक्षण, नदियों और जल स्रोतों को बचाने के प्रयास किए गए, यहां तक कि नदियों को क्या माना है, धार्मिक दिया, ऐसी पेड़ों का भी आप लिख सकते हो। भारत के अंदर ये है आंदोलन, पर्यावरण के लिए हम बहुत जागरूक हैं। जन भागीदारी, स्थानीय समुदायों ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया है। जागरूकता का प्रसार, यह जागरूकता लोगों की चेतना को बढ़ाया है। सरकारी नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, आंदोलन ने पर्यावरण संबंधी कानूनों को प्रभावित किया है। सतत विकास की अवधारणा, विकास और संरक्षण के बल दिया है। प्राकृतिक संसाधनों के, मतलब ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये पर्यावरण एनवायरमेंट पर है और आप सबको पता है जागरूकता आएगी, जन भागीदारी बढ़ेगी, सरकारी नीतियां जो है, आंदोलन आती है तो सरकारी नीतियां बदलनी पड़ती हैं। अभी देखो एक चल रहा है जिसके अंदर 1.5, ऐसी चल रही है खबर कि 1.5 करोड़ पेड़ काटने का परमिशन दे दिया गवर्नमेंट ने। तो अब लोग खड़े हो गए, आंदोलन में आगे आना चाहिए। आपने वो सुना होगा सोनम वांगचुक को कि किस तरह से उन्होंने वहां के पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन किया, लोग आगे आ गए और सरकार को सोचना पड़ता है। तो इस तरह के आंदोलन, सतत विकास की अवधारणा, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाना पड़ेगा। सब कुछ काट के आप बिल्डिंगें खड़ी करके आने वाले टाइम में ऑक्सीजन ढूंढते फिरेंगे। आप जिस हिसाब से पेड़ वगैरह काट रहे हैं तेजी से, ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी आपको घर के अंदर, जैसे गैस का पाइपलाइन आता है, घर के अंदर ऑक्सीजन लाके छोड़ना पड़ेगा आपको। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, भूमि, जल, वन और विविधता को प्रोत्साहन मिलने के लिए पर्यावरण आंदोलन बहुत जरूरी है। अब आते हैं, मैं टिप्पणियों में लिख रहा हूं इनको, अलग से भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मैं गारंटेड कह रहा हूं पूरा पेपर इसी में से आने वाला है। पेपर से पहले आपको पेपर मिल रहा है। प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री भारत सरकार का सबसे मुख्य होता है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, देशों के प्रशासन को चलाता है। मंत्रिपरिषद का गठन और नेतृत्व करेगा ये। विभिन्न मंत्रियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करेगा।
ये देखो, अगर आपने प्रधानमंत्री को अगर ध्यान से देखो, वो संसद का मेन अध्यक्ष हो गया, वही मंत्रिपरिषद बना रहा है, जवाबदेही उन्हीं की बनती है। जो भी नीट में हुआ है घोटाला या जो भी लीकेज हुई है, और एक बार नहीं बार बार हो रहे हैं पेपर कैंसिल और लीक, इस पर जिम्मेदारी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद किसने बनाया है? प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है जी। राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देगा कौन? प्रधानमंत्री। सरकार की नीतियों का निर्माण करेगा, क्रियान्वयन मतलब अप्लाई करेगा उसे, एप्लीकेबल। संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, हेड होता है, सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व कौन करते हैं? जाते हैं विदेशों में। प्रशासनिक निर्णयों में निगरानी करता है, आपातकाल परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बना रहता है। आपातकाल जैसे कोरोना के समय में आप लिख सकते हैं, अगर एक्सप्लेन करने वाले 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करो तो 20 नंबर का मिल जाएगा। अगर टिप्पणी में आता तो 10 पॉइंट सेम एज इट इज लिखाना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देश के विकास और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न नीतियों को बनाने का कार्य भी प्रधानमंत्री ही करता है। अगला मुख्यमंत्री का कार्य। प्रधानमंत्री देश की बात कर रहा था, ये राज्य की बात करेगा। राज्य के मंत्रिपरिषद का, राज्यपाल को प्रशासनिक मामलों में सलाह देगा, राज्य की नीतियों का वही वाला जो वो देश के लिए कर रहे थे, ये एक राज्य के लिए कर रहे हैं। विभागों में कार्यों का समन्वय स्थापित करता है। विधानसभा में सरकार का मेन हेड होता है, जैसे वो लोकसभा में था, संसद में था। राज्य के विकास कर्मों में निगरानी करता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्र सरकार के संबंध बनाता है अच्छे, है ना। राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देता है, क्या जरूरत है क्या नहीं है पैसे की। जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासन को निर्देश देता है। ये सब आप देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्यों के रूप में। मौलिक अधिकार पता है ना, फंडामेंटल राइट्स, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं। अब इनके बारे में बताया कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ये लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, नागरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, ये फायदे बता देना। राज्य की मनमानी पर नियंत्रण करते हैं, संविधान की मूल भावना को करते हैं, तो ये इसके फायदे। मतलब अगर आप टिप्पणी में लिख रहे हैं तो पहले आप ये बता देंगे कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, जो इनके मौलिक हैं, मूल रूप से स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। एक व्यक्ति को जीवन के लिए ये अधिकार अति आवश्यक होते हैं। इनके बिना व्यक्ति स्वतंत्र रूप से समान रूप से नहीं जी सकता है। ये इस तरह के अधिकार हैं 6। उसके बाद आप बताओगे यहाँ पर इन अधिकारों द्वारा ये लाभ होते हैं। इस तरीके से आप 10 नंबर पूरे निकाल लो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यस, क्या क्या हैं आपके जैसे आपको अधिकार दिए गए हैं वैसे ही राज्यों को एक नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। भाग 4 में इनका वर्णन है। ये राज्यों को करना क्या है, राज्यों के क्या अधिकार के साथ कर्तव्य क्या है वो बताए गए हैं राज्यों को। पहला, राज्य मतलब जो आपका मुख्यमंत्री है उसे क्या क्या करने के अधिकार और सम्मान दिया। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना। राज्यों को क्या करना है? सामाजिक और आर्थिक न्याय करना है, नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ये पॉइंट छोटे छोटे लिख लेना बेशक। समान वेतन और समान अवसर देने हैं। ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जो ड्यूटीज बताई गई हैं कि भैया इनको फॉलो अप करना है आपने। गरीब और कमजोर वर्ग का कल्याण करना है, स्वास्थ्य और शिक्षा का विकास करना है, ग्राम पंचायतों के विकास को आगे बढ़ाना है, संसाधनों के समान वितरण का समर्थन करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ाना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आधार देना है। यानी राज्य के क्या क्या करना है अगर आप मुख्यमंत्री तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति जी की शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है ऊपर में, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। मेन हेड तो राष्ट्रपति ही माने जाएंगे। संविधान के अनुसार उसे विभिन्न कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका बात करने की शक्तियां प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। संसद का अधिवेशन बुलाने और बंद करने का अधिकार, स्थगित करने का अधिकार है। संसद द्वारा पारित विधेयकों को कानून का रूप देते हैं, स्वीकृत करते हैं। अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। क्षमादान, दंड लघुकरण या दंड परिवर्तन, दंड को कम करना। अगर किसी को फांसी हो रही है तो फांसी को कौन छोड़ सकता है? राष्ट्रपति ही छोड़ सकता है। किसी की सजा उम्र कैद है तो उसे 10 साल में बदल सकता है, 10 साल है तो उसे माफ भी कर सकता है पूरा। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सभी सेनाओं का सेनापति कौन है? तीनों सेनाओं का। सशस्त्र सेना मतलब तीनों, या तीनों सेनाओं के सेनापति जो होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर प्रतिनिधित्व करता है। वित्तीय विधेयक उसकी अनुमति से प्रस्तुत होते हैं। यस, जो भी वित्तीय विधेयक हैं वो इसी से होंगे। राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कभी ऐसे जरूरत पड़े कि इमरजेंसी लग गई है या परेशानी है कोई, तो उसकी अनाउंसमेंट कौन करेंगे इमरजेंसी की? वो हमारे राष्ट्रपति करेंगे। इस तरीके से आपको पोल साइंस का ये पेपर अटेम्प्ट करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कल पेपर है, आपको औरों का भला करना है। लाइक कर देना,
सब्सक्राइब कर देना, है ना, और शेयर जरूर कर देना। और मैं PYQ लेकर आऊंगा इनके, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा। कोई भी पेपर उठा लेना आप, पहले तो आपको कंफर्म। एक PYQ की और वीडियो डालूंगा, उसके अंदर इसका लिंक उसमें दे दूंगा, उसका लिंक इसमें दे देता हूं, तो आप आराम से देख सकेंगे। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि पेपर टोटल इसी में से आने वाला है, गारंटेड। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले पेपर की तैयारी में। थैंक यू।